आज दुनिया एक बहुत ही बड़े पावर स्ट्रगल के बीच में है। एक तरफ यूएस है जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ में इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरी तरफ चाइना है जो अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। इन दोनों के बीच में भारत अपने अस्तित्व को खोज रहा है। आई वॉज ट्राइंग टू रिसर्च कि कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा फील्ड था जिसमें भारत डोमिनेट कर सकता है या फिर पास्ट में डोमिनेट किया है। इस रिसर्च में मुझे कुछ सरप्राइजिंग नंबर्स मिले। अगर हम देखें तो योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इन सबसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो आज के डेट में $200 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन सब्जेक्ट्स को मोनेटाइज करके बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी है। अब सच्चाई आप भी जानते हैं कि इन सब का ओरिजिन एक्चुअली हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में से है। तो आज ये हो रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन टॉपिक्स में भी मास्टरी अचीव करना शुरू कर दिया है। वो इनको यूज़ करके अपने कोर एरियाज में और कैपेबल बनते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम भारत उनके टेक्नोलॉजीज़ को जानने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दे रहा है, एंड हम भूलते जा रहे हैं जो हमारे कोर सिस्टम्स थे। इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से कोर फंडामेंटल सिस्टम्स थे जिनमें से ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट हुई, जिनके लिए वेस्टर्न वर्ल्ड से लोग हज़ारों साल से भारत आ रहे थे। दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने इस सिस्टम पे से पकड़ कैसे खो दी। एंड फाइनली मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि हम इस फील्ड में वापस एक सुपर पावर कैसे बन सकते हैं। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स भारत अपने अर्ली डेज में आए थे, जब वो अपनी कंपनी के लिए सही डायरेक्शन ढूंढ रहे थे। वो इंस्पिरेशन के लिए भारत आए और यहाँ के एक रिमोट आश्रम में रहे। यहाँ पर उन्होंने वहाँ के लोगों से बात की और मेडिटेशन भी काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस किया। बाद में उन्होंने अपने मेमोयर में ये बताया कि भारत का विजिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, जिसने इंस्पायर किया उनके कंपनी को काफ़ी आगे ले जाने के लिए। उसके कुछ सालों बाद जब मार्क ज़करबर्ग भी उसी पड़ाव पर थे, तब उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि ही शुड गो टू इंडिया। गूगल के फाउंडर्स ने मेडिटेशन को अपने कंपनी के कल्चर में एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया है। यूएस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो, एमआईटी हो, दे हैव बीन डूइंग रिसर्च ऑन द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम फॉर मेनी इयर्स। 2016 में इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स के ऊपर लिखे हुए पेपर को नोबेल प्राइज मिला था, एंड इट इज वेरी मच रिलेटेड टू हमारे उपवास के कल्चर को। ये तो मैं आपको रिसेंट एग्जांपल्स बता रहा हूँ। दे ऑल वांटेड टू अंडरस्टैंड, तो भारत ने ऐसा कौन सा सिस्टम एस्टेब्लिश किया था जिसकी वजह से वेस्टर्न ही नहीं, ईस्टर्न कंट्रीज से भी लोग हमेशा यहाँ आते थे। अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन ने सिर्फ एक ही काम किया, वो है कॉन्कर। रोमन सिविलाइजेशन ने लैंड कॉन्कर किए, चाइनीज सिविलाइजेशन ने ट्रेड रूट्स कॉन्कर किए, ब्रिटेन ने ये दोनों किया। पर भारत में कुछ और ही हो रहा था। भारत में पूरा फोकस हमारे इनर सिस्टम को समझने पर था। हु एम आई, ये कॉन्शियसनेस क्या है, अगर हम हमारे इनर सिस्टम को ठीक रखें तो क्या हमारी एक्सटर्नल लाइफ सही हो सकती है। यही हमारे भारत में मेन फोकस रहा है। और ये स्टडी भी कोई यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर या प्रोफेसर्स नहीं कर रहे थे। हजारों सालों तक हजारों ऋषियों ने इसके ऊपर पढ़ाई की। जी हाँ, ऋषि। हमारे सिविलाइजेशन के थिंकर्स को ऋषि कहा जाता है। अगर मैं आपको लूजली कहूँ तो ऋषिज वर द सीकर ऑफ ट्रूथ, जिन्होंने अपनी जिंदगी लाइफ की सच्चाई ढूंढने में निकाल दी। भारत एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने हजारों सालों तक एक ही टॉपिक में डिटेल रिसर्च किया। वो था ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस, इसको पूरी तरह भारत ने डिकोड किया था, सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली, एंड देन दे पास्ड इट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इस रिसर्च का आउटकम ये था, दुनिया का पहला कंप्लीट सिस्टम जिसका नाम था सनातन धर्म। जी हाँ, धर्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिलीजन। धर्म इस शब्द का कोई इंग्लिश लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, बट द क्लोजेस्ट वर्ड्स दैट आई कैन फाइंड इज ड्यूटी और लॉस। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये उसका धर्म है। हम काफी बार हिंदू रिलीजन और सनातन धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट सनातन धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। और भारत ने हजारों साल तक इस धर्म के सिस्टम को बिल्ड करने में अपना समय इन्वेस्ट किया था। सनातन धर्म सिर्फ रिलीजन नहीं था, ये एक सिविलाइजेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था। ह्यूमन बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स को सिस्टमैटिकली समझने के लिए। तो सनातन धर्म के नॉलेज सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने इसे बेसिकली 4 थीम में कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहला आता है ह्यूमन बॉडी। हाउ डज इट वर्क, व्हाट डज इट नीड, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। दिस इज बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, और यहीं से आया है आपका आयुर्वेद। जो सेकंड थीम है वो है ह्यूमन माइंड। हमारे थॉट्स कहाँ से आते हैं, हम इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें, हम अटेंशन को ट्रेन कैसे करें। यहीं से आया है ध्यान, योग और प्राणायाम। थर्ड इज कॉन्शियसनेस।
हु एम आई फ्रॉम द इनसाइड, नॉट द एक्सटर्नल लेबल्स। क्या एक डीपर रियलिटी है जिसे हम परसीव कर रहे हैं? यहीं से आए आपके वेदांत और उपनिषद। और चौथा है हमारा एक यूनिवर्सल कनेक्शन। इंसान और नेचर का क्या संबंध है, इंडिविजुअल और कॉस्मोस का क्या संबंध है? यहीं से आया द लॉस ऑफ नेचर, जिसे हम धर्म भी कह सकते हैं, नॉट द वन विच वी थिंक एज रिलीजन। और ये बने हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क था, बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड द यूनिवर्स। भारत की पूरी सिविलाइजेशन ने इसी चीज को डिटेल में एक्सप्लोर किया और इसके बाद हमने एक ब्रिलियंट चीज की। हमने इस नॉलेज सिस्टम को आम लोगों तक आसानी से कम्युनिकेट करने के लिए चीजें डिस्कवर की। ऋषियों ने सिस्टम को डिकोड तो कर लिया था, पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, इसे बाकी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। हर इंसान तो फिलोसोफर नहीं हो सकता, हर इंसान उपनिषद पढ़ के कॉन्शियसनेस डिकोड नहीं कर सकता। किसान को अपनी फसल की चिंता है, माँ को अपने बच्चों की चिंता है, व्यापारियों को अपने व्यापार की चिंता है। तो सवाल ये था, इस नॉलेज सिस्टम को नॉर्मल मासेस तक कैसे पहुंचाया जाए। उसका आंसर है द वैदिक सिस्टम के डिजाइन में। इसे मैं आपको 4 लेयर्स के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहला लेयर है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर ऋषियों ने ऑब्जर्व किया कि ब्रीदिंग के तरीके से हमारे इमोशनल स्टेट को कैसे अफेक्ट होता है, सनलाइट बॉडी क्लॉक को कैसे रेगुलेट करता है, अटेंशन माइंड को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, और अवेयरनेस से हम सफरिंग को कैसे कम कर सकते हैं। ये कोई बिलीफ्स नहीं थे, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशंस थे। आज के लैंग्वेज में कहा जाए तो ये डेटा था। इसके बेसिस पर आए आपके फ्रेमवर्क्स। सो इन ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम में। सबसे पहले आया आपका योगा। योगा में आपके माइंड और बॉडी को रेगुलेट किया जाता है। देन कम्स आयुर्वेदा, जो ह्यूमन बायोलॉजी को समझता है। देन वेदांत, जो कि कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करता है। एंड फाइनली इट्स द धर्म, जो सोसाइटी को बैलेंस में रखता है। ये आपके सिविलाइजेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने। देन इन फ्रेमवर्क्स को हम प्रैक्टिसेस में लेके आए, वो प्रैक्टिसेस जो डेली लाइफ में यूज किए जा सके। सबसे पहले है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हम एज प्राणायाम सीखने लगे। ब्रीदिंग को मास्टर करने के लिए हमने प्राणायाम इंट्रोड्यूस किया। देन अटेंशन ट्रेनिंग के लिए मेडिटेशन आया। फिजिकल बॉडी के अलाइनमेंट के लिए योग आया। साइक्लिकल फास्टिंग, जिसे हम उपवास कहते हैं, और सन के एक्सपोजर के लिए सूर्य नमस्कार। हर प्रैक्टिस के पीछे एक मैकेनिज्म था, एक रीजन था, जिसका रिजल्ट हमने ऑब्जर्व भी किया। और फाइनली आया रिचुअल्स। रिचुअल्स जो है ये सबसे ब्रिलियंट डिजाइन डिसीजन है। इन प्रैक्टिसेस को कन्वर्ट किया गया डेली रिचुअल्स ने, क्योंकि रिचुअल्स याद रहते हैं, रिचुअल्स रिपीट होते हैं बिना एफर्ट के, और रिचुअल्स जनरेशन से जनरेशन तक सर्वाइव करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी को कन्वर्ट किया गया सिंपल डेली एक्शंस में। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टेंपल डिजाइन। यहाँ पर हर एक चीज एक डेलिब्रेट डिजाइन फीचर था। आप टेंपल की घंटी को देखिए, इसे अटेंशन रिसेट के लिए रखा गया है, माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए। सिमिलरली आप जब मंत्रा चैंटिंग करते हो तो आपके ब्रेथ और माइंड को सिंक्रोनाइज किया जाता है। हम जब फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाए। और रोज सुबह उठकर जो सूर्य नमस्कार है वो तो सर्केडियन रिदम को अलाइन करने के लिए। हर रिचुअल एक एनकोडेड टेक्नोलॉजी है। सो हमारा डिजाइन फ्रेमवर्क बहुत ही ब्रिलियंट था। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उससे आए फ्रेमवर्क्स, उससे आए प्रैक्टिसेस, उससे आए रिचुअल्स। ये एक डेलिब्रेट सिस्टम था, नॉलेज को सोसाइटी के हर कॉर्नर तक पहुंचाने का सबसे एलिगेंट सॉल्यूशन। भारत ने इन एस्टैब्लिश सिस्टम्स और रिचुअल को काफी सालों तक फॉलो किया, जिसका आउटकम था सक्सेसफुल एंड रिच किंगडम्स, अ लीनिएज ऑफ सेजेस जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक हमारे सोसाइटी का केयर करते रहे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, भारत अब एक स्पिरिचुअल कैपिटल बन चुका था। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। बिकॉज ऑफ वेल्थ इन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दुनिया भर के क्यूरियस ट्रैवलर्स भारत आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने हमारे सोशल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। इनिशियल जनरेशन्स ने पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ हर चीज प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसके बाद की जनरेशन ने प्रैक्टिस की थोड़ी कम। फिर नेक्स्ट जनरेशन ने बस देखा और कॉपी किया, क्योंकि अब धीरे धीरे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। और फाइनली पिछले कुछ जनरेशन ने सिर्फ याद रखा, और काफी जनरेशन्स के बाद हमारे सारे फ्रेमवर्क खो गए और सिर्फ रिचुअल्स बच गए। आज हम लॉजिकल माइंड के साथ जब किसी रिचुअल का मीनिंग पूछते हैं तो जवाब आता है कि बड़े करते थे, सब करते हैं, इसलिए हम भी करेंगे। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो जेन्युइनली नहीं जानते कि उनके पीछे का रीजन क्या है। गुरुकुल सिस्टम कोलैप्स हुआ, संस्कृत लिटरेसी खत्म हुई और नॉलेज ट्रांसमिशन ब्रेक हो गया। प्रैक्टिसेस तो बच गई, लेकिन उनके पीछे के लॉजिक नहीं बचे। और जब भारत में ये नॉलेज रिचुअल्स बनते जा रहे थे, तब दुनिया के दूसरे हिस्से में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है अपनी सेफ्टी सिक्योर कर चुका था। फूड,
शेल्टर, हेल्थ केयर, ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो चुकी थी। और जब बेसिक सर्वाइवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब इंसान के दिमाग में नए क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं। काफी सारे वेस्टर्न थिंकर्स ये सोचने लगे थे कि आखिर लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस खोज में उनका अट्रैक्शन भारत के नॉलेज सिस्टम की तरफ हुआ। काफी सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स फिर भारत आने लगे और इन स्क्रिप्चर्स को डिकोड करने लगे। अब आप ये सोचिए, जिस नॉलेज को हम आज रिचुअल्स बोल के डिसमिस कर रहे हैं, उसी नॉलेज सिस्टम को यूज करके दुनिया के स्मार्ट लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली। आयरनी ये नहीं है कि उन्होंने हमें कॉपी किया, आयरनी ये है कि हम ही इस सिस्टम को भूल चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए। साइंस इंपॉर्टेंट है, एआई में आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज भी है जो वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं है और काफी सारे ईस्टर्न कंट्रीज के पास भी नहीं है। एक प्रॉपरली डिजाइंड, टेस्टेड एंड 5000 ईयर ओल्ड सिस्टम जो हमें ये बताता है कि ह्यूमन लाइफ को कैसे जीना चाहिए। द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग लाइफ। इनर लाइफ, आउटर एक्शन, पर्पस, ये है भारत की असली सुपर पावर। और ये सुपर पावर कोई फैक्ट्री में नहीं बनी है, ना ही कोई लैब में बनी है। किसी इन्वेस्टर के पैसे लगाने से हमने डिस्कवर नहीं किया है। ये बनी है हमारे हजारों सालों की मेहनत से। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब है बैलेंस ही योग है। शायद भारत को भी यही करना होगा। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ना है, बट एट द सेम टाइम हमारे पुराने नॉलेज सिस्टम को भी रिवाइव करना है। ना सिर्फ एक ट्रेडिशन के रूप में, बट एक लिविंग सिस्टम के रूप में, एक साइंस के रूप में। और हमने ये करना होगा अपने लाइफ में यूज करने के लिए। हमारे रिचुअल्स का मैनुअल खो गया है। इस चैनल का पर्पस यही है कि उस मैनुअल को ढूंढ के आप तक ला सके। सनातन धर्म ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। और जिस दिन हम समझना शुरू करें, उस दिन हम अपनी असली सुपर पावर को फिर पा लेंगे। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है।